दिस टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4 सप्लाई, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो डिमांड नहीं देखा हो तो डिमांड देख कर आना, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ठीक है, वो थोड़ा बहुत उसी के साथ रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब आप देखोगे कि दोनों व्यू पॉइंट कैसे चेंज हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 सप्लाई में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अब जो है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि सप्लाई जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसके व्यू पॉइंट से पढ़ने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स के व्यू पॉइंट से। डिमांड जो था वो किसके व्यू पॉइंट से हम लोग पढ़ते हैं, कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से, करेक्ट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है किस हिसाब से फैक्टर अफेक्ट करता है, सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसे बोला जाता है प्राइस। अब एक चीज, सिंपल सी चीज है, प्राइस जो होता है, अब आप प्रोड्यूस है तो प्रोड्यूसर जनरली क्या करता है, उसको प्रॉफिट जहाँ पे दिखेगा, प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। कोई चीज़ अगर 20 रुपये में बिकती थी, उसके बाद अब जो है वो 40 में बेच रहा है वो, ठीक है, हो सकता है ये पेन जो है वो 40 में वो लोग बेच रहे हैं, पहले 20 की थी अब 40 में बेच रहे हैं। तो प्रोड्यूसर के लिए वो फायदा है, क्योंकि अब 40 रुपये में उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब जो है वो प्रॉफिट और सप्लाई के बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई करना ज़्यादा कर देगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब प्राइस कम हो रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ कि भाई देखो, जब कभी भी प्राइस जो होगा वो राइज होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और जब प्राइस जो है वो कम होगा, फॉल्स होगा, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम। तो जनरली इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, प्राइस और सप्लाई में, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इन दोनों के बीच में जो है वो रिलेशन जो है उसे बोला जाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। डिमांड और प्राइस में कैसा था, नेगेटिव या तो इन्वर्स रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सोचो, जब भी सपोज अज्यूम करते हैं कि कोई चीज़ बनाने में, ठीक है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब सपोज अज्यूम करते हैं कि ये 15 रुपये की पेन बन रही है, उसमें 5 रुपये जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है प्रोड्यूसर, ठीक है। अब सपोज अज्यूम करो, अगर यही पेन, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट भी हम लोग देखेंगे, चलो अभी हम लोग फिलहाल कॉस्ट पे ही ध्यान रखते हैं। अगर इसकी कॉस्ट जो है वो 15 से 10 रुपये हो जाती है, सुनना, 15 से 10 रुपये हो गए, 20 की ही ये लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है वो सप्लायर का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले वो 5 ही रुपये का वो प्रॉफिट कमा रहा था, अब कितना हो गया, 10 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब जो है वो सप्लाई क्या कर देगा, ज़्यादा कर। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तब सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको ऐसा लगेगा कि हम लोग इसमें से कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं भाई, पैसा ही पैसा होगा, तो ज़्यादा बेचना स्टार्ट कर देगा। अब वही चीज़ उल्टा हो जाएगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तब जो है वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई करना कम कर देगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट उतना, उस मार्जिन में उतना उसका प्रॉफिट नहीं है। When prices of factors of production falls, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो अगर ये सारे भाव कम हो जाते हैं तो सप्लाई क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा। और सेम चीज़ अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो राइज हो जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंड फैक्टर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब ये सारी जो, अगर आप सारी चीज़ें नोट्स चाहिए, ठीक है, जो स्क्रिबल की होगी, तो आप upsconline.com पे जा सकते हो। iOS और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी है, वहाँ पे जाके आप कौटिल्य बैच में, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे आपको ये सारी नोट्स अवेलेबल है। अब आता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जनरली जो है वो हम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जब भी मार्केट में आती है तो हमारा टाइम भी बचा देती है, हमारे एफर्ट्स भी बचा देती है, ठीक है, और धीरे धीरे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है, ठीक है। तो और इस पर किसी की कोई चीज़ पे हम लोग को रिलायबल नहीं रहना होता, वो मशीन ही काम करके देता है आपको, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जैसे ही मार्केट में बढ़ेगी वैसे ही चीज़ों का दाम क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब पहले जो मेरी कॉस्ट ही बनाने में, सपोज अज्यूम करते हैं, सेम वही एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 रुपये होती थी, अब 10 रुपये हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी नए मार्केट में मशीन से ऐसे बनने लगे कि अब ये मेरी 10 रुपये में ही पेन बनने लगी, ठीक है। तो अब ये 10 रुपये की जो पेन बनने लगी है, तो ऑफकोर्स मेरा मार्जिन कितना हो गया, 10 रुपये का। पहले मैं 5 रुपये ही कमाती थी, अब 10 रुपये। तो टेक्नोलॉजी आने से फ़ायदा होता है, टेक्नोलॉजी आने से भाव कम हो जाते हैं, और इसीलिए सप्लायर्स को लगता है कि यार पैसा ही पैसा होगा, तो क्या करेंगे, सप्लाई करना ज़्यादा कर देंगे। और वही चीज़ अगर टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा नहीं है,
ठीक है। अब और वो पुरानी घिसी पिटी सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, तो भाव बढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी वो प्रोडक्ट का, और आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि आपको उतना मार्जिन ही नहीं दिख रहा। तो ये एक तीसरा रिलेशनशिप जो होता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और सप्लाई के बीच में। जहाँ पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। जहाँ पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कम है वहाँ पे सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जाते हैं आगे, समझते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। याद करो हम लोग जब डिमांड कर रहे थे, डिमांड में हम लोगों ने देखा था कि फ्यूचर में भाव बढ़ने वाला है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में भाव बढ़ने वाला है। अब सप्लाई में थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है। फ्यूचर में भाव अगर बढ़ने वाला है तो सप्लायर आज क्या कर देंगे, सप्लाई ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे। हम लोगों ने प्राइस में देखा था, अभी हम लोगों ने पहला टॉपिक जो प्राइस पढ़ा था, प्राइस में क्या पढ़ा था कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उन लोगों का प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है। सेम चीज़, अब कोई भी सप्लायर, अगर मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ, अब मेरे पास ये पेन है, ये पेन ही मैं बेच रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, फ्यूचर में मुझे पता है ये पेन का भाव 50 में बिकने वाला है, तो क्या मैं आज ये 20 में बेचूंगी, नहीं, मैं क्या करूँगी, फ्यूचर का वेट करूँगी, 1 महीने बाद 50 होने वाला है ना, तो 50 में ही अपन बेचते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कि भाई ये जो है वो फ्यूचर में जाके अगर भाव बढ़ने वाला है तो आज की मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फ्यूचर में भाव, अगर मुझे पता है कि भाई भाव कम होने वाला है, तो मैं आज का जो सप्लाई है वो बढ़ा दूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके मुझे उतना प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो आज मैं क्या कर दूंगी, फटाफट से सप्लाई, फटाफट ले लो भाई, ले लो, कुछ भी हो जाए, या 20 रुपये में भी ले लो, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में इसका भाव हो जाने वाला है 10 रुपये का, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो एक्सपेक्टेशंस चलते हैं अबाउट दी फ्यूचर प्राइसेस, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरे अदर फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए कि सप्लाई कब बढ़ेगा, जब देखो भाई बहुत सारे लोग एक साथ ये पेन बेचना स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारी फर्म्स एक साथ इसको बेचेगी, तो वो हो जाएगा कि सप्लाई बढ़ गया। उसके बाद जब मार्केट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब 5 साल तक जो रूलिंग पार्टी है वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे रहती है, और उसके बाद भी अगेन वही पार्टी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो आप लोगों को डर, मतलब वो जो सप्लायर्स है या प्रोड्यूसर्स को, उनको कोई पॉलिटिकल अफेक्ट नहीं करने वाले, पॉलिसीज चेंज नहीं होने वाली, तो वो ज़्यादा सप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ये सारे आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करने, ये सीक्वेंस में ही उन लोगों ने दिया गया है, तो उतना ज़्यादा आप लोड मत लो, ठीक है। उसके बाद नेचुरल कंडीशंस किस हिसाब से हैं मार्केट में, ऐसा कुछ तो नहीं है हर रोज़ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और बाहर अगर कोई जो है वो चाय की लारी लेकर जाता है और हर रोज़ कहीं पे कुछ बेचने जाता है, तो हो सकता है उस डे पे वो उतना ना कमाए, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है। पर अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तो वो ज़्यादा बेच पाएगा, ठीक है, तो सप्लाई ज़्यादा कर पाएगा मार्केट में, ठीक है। जब एफिशिएंट लो हो, लीगल सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब इन शॉर्ट सारे जो फैक्टर्स अगर आपके फेवरेबल है तो आप सप्लाई ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। तो ये टोटल सारे फैक्टर्स थे जो हम लोगों ने पढ़े। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका लेक्चर नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इंस्टेंटली आपको याद रह जाएगा, पर ये उतना ज़्यादा। और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई जो है वो और भी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तब इसी में से आपको आइडिया आएगा कि हम लोग अजम्पशंस कैसे ले रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई किसके बेसिस पे है, ठीक है। और ये फैक्टर्स ही जो है वो वापस से हम लोग इंक्रीज डिक्रीज ऑफ सप्लाई में पढ़ने वाले, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस से ही ये सारे टॉपिक्स बने हैं आगे जाके, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में छोटू सा ही लेक्चर रहने वाला है, तो मिलते हैं वहाँ पे। तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।